अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ा इम्पोर्टेंट डे था कल और बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं। उधर से नवाज़ शरीफ साहब का पता चल गया कि ही इज़ आउट ऑफ द गेम और शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म के लिए और मरियम को कर दिया गया है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिए। उधर केपीके के लिए अली अमीन गंडापुर और उनके ऊपर आते ही क्रिटिसिज़्म शुरू हो चुका हुआ है। और साथ-साथ जो है दूसरी डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं, इनका सबका तज़िया करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान नाबिज भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। जी वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको मुबारक दे दें फिर नवाज़ शरीफ साहब तो फ़ारिग हो गए और शहबाज शरीफ साहब अब आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो कैसे-कैसे फ़ैसले हो रहे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? वो जो नारा था ना मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान को हाँ, नवाज दो, तो वो हाँ, मेरा ख्याल है कि वो अपने घर को कहते ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। वो शहबाज शरीफ हाँ, साहब जो है वो पहले से छुपे रुस्तम थे और उन्हीं के बारे हाँ, में कहा जा रहा था कि वही फाइनली वजीर आजम भी होंगे और ऐसा ही हुआ है। और नवाज शरीफ हाँ, साहब को ये कड़वी गोली जो है वो भी लेनी पड़ी है। और साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने फिर इस शर्त के ऊपर कि उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी, हुँ, मेरा ख्याल है हुँ, खुद को भी विड्रॉ किया। और मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूं आपके प्रोग्रामों में कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी की लॉन्चिंग थी। उसमें वो हाँ, काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं और साथ साथ अब वो चीफ मिनिस्टर बनाने की तरफ भी लेके जा रहे हैं उसको। ख्याल ये है कि गेम जो है बहरहाल शरीफ खानदान के पास ही है और शरीफ हाँ, खानदान के पास ही इक्तदार रहेगा। लेकिन ये इक्तदार जो उनको मिलने जा रहा है इस पर काफी सवालिया निशानात हैं। मसलन मिसाल ठीक, के तौर पर एक तो बहुत बड़ा बैगेज लेके जा रहे हैं वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का और लेजिटिमेसी का। और ये इलेक्शन जो है जिस अंदाज से हुआ है उस पर सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि ज्यादातर सियासी जमातें और मीडिया के अंदर ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इलेक्शन बड़े बुरे तरीके से रिग्ड हुआ है और हुँ, जिनकी अक्सरियत थी उनको अकलियत में तब्दील करने का जो खेल है वो बहुत शानदार अंदाज से रात गए जारी रहा जब इलेक्शन का डे था। और फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जिसने एक सतह पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और घर चले गए थे, उनको दोबारा उठाकर जिंदा किया गया है और बताया गया कि अभी हम आपके पीछे खड़े हैं तो आप जरा दोबारा खड़े हो जाए। वो खड़े तो हो गए हैं लेकिन अब जिस हुँ, अंदाज से खड़े हुए हैं उसमें अपाहिजपन का मसला है, उसमें टेढ़ापन है, उसमें कमजोरी है, उसमें लागतपन है। और ये कोई हुँ, अच्छा इक़्तिदार नहीं है जो मुस्लिम लीग नून ने सोचा था ना, ये उसके बिल्कुल बरक्स है। और उनको जो कहानियां कराई गई थी कि तुम 120 110 नशिस्तें लेकर आओगे और उसके नतीजे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनेगी, वो सारा खेल लगता है कहीं गुम होकर रह गया है। हुँ, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट लिखा था जिन लोगों ने इस 2024 के इलेक्शन का, उसको बहुत बड़ा सेटबैक भी हुआ है और जो नताइज आए हैं वो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन है। एक तो पंजाब में जिस तरह से अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, कराची के हाँ, अंदर जो कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं और फिर अब हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों से जो गिनती के नाम पर बहुत से लोगों की जो जीत है उसको हार हुँ, में तब्दील किया जा रहा है। तो ये सारा खेल जाहिर करता है कि इलेक्शन तो हमने करवा दिया जिस तरह से करवाया, लेकिन अब इस इलेक्शन का बोझ कौन उठाएगा? मुझे लगता है कि सारा हुँ, बोझ पीएमएलएन के ऊपर डाला जा रहा है और पीएमएलएन ठीक। को आगे कर दिया गया है, वही इसको लेकर चलेंगे। लेकिन सलमान भाई इसमें एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो इलेक्शन से 1 दिन पहले तक तमाम अखबारात में एड्स आ रहे थे कि नवाज़ शरीफ द पीएम, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। तो वो क्या था? मतलब वो पहले से डिसाइडेड नहीं था कि ये शहबाज शरीफ बनेंगे या नो या एक इलेक्शन गिमिक थी ये? नहीं, ख्याल ये था कि एक तो नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे ना, तो नवाज शरीफ ने या उनकी जमात ने दो तरह के तासुर दिए थे। एक तासुर ये दिया था कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी ताकतवर कदावर शख्सियत मौजूद होंगे और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीछे रह जाएगी, एक बात। और फिर दूसरा ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर है शहबाज शरीफ के मुकाबले में, तो मुस्लिम लीग बड़ी आसानी के साथ सिंपल मेजोरिटी तो कम अज कम हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और ख्याल भी यही था कि अगर नवाज शरीफ साहब 110 115 20 सीटें लेकर आते हैं तो उसके नतीजे में फिर नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। लेकिन हुआ ये इसके उलट है सारा का सारा।
वो जो नताइज जो बनाए गए थे इंतखाबात से पहले, उसको जिस अंदाज से तब्दील किया अवाम ने और वोटरों ने, उसके नतीजे में फिर वो सारा खेल जो है ना वो पीछे चला गया। अच्छा, उनके पास दिखाने के लिए तो नवाज शरीफ साहब ही थे ना। शहबाज शरीफ की बुनियाद पे तो वोट नहीं मिलना था, मरियम की बुनियाद पे तो वोट नहीं मिलना था। तो नवाज शरीफ को आगे लगाकर वो उनका ख्याल था कि हम वोटरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जीटी रोड की पार्टी है, वो जीटी रोड के ऊपर भी उसको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इस लिहाज से नवाज शरीफ साहब को तो सेटबैक हुआ है बहुत बुरे तरीके से, जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी और उनको जिस तरह से अब कंप्रोमाइज करना पड़ा है और उसी के ऊपर शफकत का हाथ रखना पड़ा है, जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती थी कि उन्हीं को लाया जाए, वो ज्यादा ताबेदारी और ज्यादा फर्माबरदारी का मुजाहरा करेंगे। तो ऑप्शन पीएमएलएन के पास कोई नहीं था। और अभी भी आप देखिए ना, अगर उन्होंने इक्तिदार में जाना है तो उनके पास उनकी ऑप्शंस कमजोर है, पीपल्स पार्टी की ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांग है। पीपल्स पार्टी अपने शराइत के ऊपर ये सारे मामला को लेके चल रही है, क्योंकि उसको पता है पीपल्स पार्टी को कि इस वक्त पीएमएलएन डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ी है। और जिस अंदाज के नताइज आए हैं, उसने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को दिफाई पोजीशन पे खड़ा किया है। इसीलिए पीपल्स पार्टी एक एज लेकर जो है ना अब ज्यादा डिमांड के साथ सामने आई है। आप अंदाजा लगाइए ना, चारों सूबों के गवर्नरशिप, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट, फिर ऐवान सदर का रास्ता और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर का मामला। ये अच्छी खासी पोजीशंस हैं जो पीपल्स पार्टी उनके साथ बार्गेन कर रही है और साथ साथ ये भी कह रही है कि हम वजारतों का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी हम आपकी हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, आपको इत्तेमाद का बोझ दे देंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि आगे जो हालात आने हैं माशी, उसका सारा बोझ जो है वो पीएमएलएन उठाए, हम क्यों उठाए। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब जो रोल होगा नवाज शरीफ का वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि अब उनका रोल प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो एक रूहानी पेशवा टाइप ही होंगे। और दूसरी तरफ इसी का जरा ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, बिलावल को बिल्कुल ही जरदारी साहब ने फारिग कर दिया है। वो तो यानी कैबिनेट में भी नहीं होंगे और सदर वो खुद बन जाएंगे। और जो उन्होंने कहा था कि वो अभी तजर्बाकार नहीं है, अभी बच्चा है, तो वो तो उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो बच्चा है। दोनों के बारे में जरा बताएंगे, नवाज शरीफ और बिलावल का क्या बनेगा। देखिए ना, वो जो कहा था ना कि पाकिस्तान को नवाज दो, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का स्लोगन था नई सोच वाला, और उसमें बिलावल साहब को बहुत ज्यादा ऊपर लेके आया गया था। और ख्याल यही था कि बिलावल साहब जो है वो कम अज कम प्राइम मिनिस्टर नहीं तो एक बहुत बड़े रोल के अंदर वो सामने आएंगे। लेकिन मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि बिलावल साहब जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो 2028 का तो हो सकता है, ये 2024 का प्रोजेक्ट नहीं था, एक बात। और ये बात जरदारी साहब ने इनडायरेक्टली कह दी थी कि अभी मेरा बेटा उस तरह से पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। अब आप देखिए ना, कल बेटे नहीं आगे कहा कि जी मेरे वालिद को सदर होना चाहिए। यानी अब यहाँ पॉलिटिक्स क्या हो रही है, यहाँ पॉलिटिक्स ये हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरा भाई, बड़ा भाई कह रहा है नहीं 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 बेटा मैं नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होंगे। उधर से एक बेटा कह रहा है कि मेरा वालिद जो है वो ऐवान सदर के अंदर उसको होना चाहिए, और फिर एक बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये जो इक्तदार के खेल की बंदर बांट है वो बहुत शानदार तरीके से हुई है, और लोगों को भी अंदाजा हुआ है कि एक दफा फिर इमरान खान दुश्मनी या इमरान खान का खौफ है, उसके अंदर इन तमाम जमातों को इकट्ठे होना पड़ा है। तो वो जो खौफ उसने इन दोनों जमातों को इंटैक्ट कर दिया दोबारा। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि लोगों को पता चला है कि अभी 4 दिन पहले बिलावल साहब जो कमेंट्री कर रहे थे वो क्या कमेंट्री थी, और 4 दिन के बाद जब इक्तदार का खेल शुरू हुआ है तो वो क्या कमेंट्री है। और मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मामलात में जो पीपल्स पार्टी है शायद वो पीएमएलएन की वो सपोर्ट ना करे जो पीएमएलएन को दरकार है। दूसरी बात यह है, बहुत जल्द आप देखेंगे ये जो शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कमजोर वजीर आजम होंगे, ये बात याद रखिएगा। और जो मसाइल इस वक्त पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं, वो इतने कि वो इतनी आसानी से जो है ना उनको टैकल कर सकेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं जानता हूं वो सारी की सारी चीजें विड्रॉ करके ना अपने आप को बहस फ्रंट फुट पे रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आगे जाकर आप देखिएगा ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा। तीसरा इसमें एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो है मरियम नवाज का। अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनती हैं तो यहाँ आपको एक इख्तलाफ जो है वो शहबाज शरीफ का और हमजा के कॉन्टेक्स्ट में नजर आएगा। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब तो अभी बहुत जल्द वापस चले जाएंगे लंदन, और जब ये हुकूमत वगैरह बन जाएगी तो वो अपने इलाज के लिए दोबारा लंदन चले जाएंगे।
तो मरियम को अगरचे वो चीफ मिनिस्टर होंगी और चाचा जो है वो वहां पर बैठ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वहां डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो भी आपको नजर आएगा कि उसमें भी एक लड़ाई आपको नजर आएगी, मरियम वर्सेस हमजा शहबाज। और आपने देखा कि इस पूरी कैंपेन में आपको हमजा शहबाज कहीं एक्टिव नजर नहीं आए हैं। तो ये भी एक लड़ाई का खेल है डायरेक्टली, यानी वो शहबाज शरीफ साहब जो है शफकत का हाथ तो रखेंगे मरियम नवाज के ऊपर अगर वो चीफ मिनिस्टर बनती हैं, लेकिन डिफेक्टो तरीके से हमजा शहबाज जो है वो मामला को चलाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर मरियम की एक्सेप्टेंस जो है वो जो पीएमएलएन के अंदर शहबाज शरीफ ग्रुप है उसके अंदर भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और जब नवाज शरीफ बैकफुट पे होंगे तो फिर वो भी, उनके लिए भी चीफ मिनिस्ट्री उस तरह से करना कि वो कुली इख्तियार के साथ वजारत आला चला सकेंगी, मुझे तो लगता है कि वो भी कैंप जो है, नवाज शरीफ कैंप जो है वो फिर कमजोर पड़ जाएगा। अभी तो वो कमजोर है। अभी आप देखिए इस वक्त जो है जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि दिखाया जो है ना, वो जब मैं, आपको याद होगा शहबाज शरीफ बार बार जब कहते थे ना कि मेरा भाई है सिर्फ चौथी दफा का प्राइम मिनिस्टर, तो वहीं से वो डाउट पैदा हो जाते थे कि भाई ये दिखा इसको रहे हैं, असल में खिलाड़ी कोई और है पीछे। तो मुझे लगता ये है कि अब शहबाज शरीफ का कंट्रोल जो है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और तो उनका रोल बहुत बढ़ जाएगा विद इन मुस्लिम लीग नून, और लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो अब नवाज शरीफ से निकलकर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें वो शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो फिर डोमिनेट करेगा पूरी इस वक्त इक्तदार की सियासत में, चाहे वो मरकज में हो और चाहे वो पंजाब में हो। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर एक दफा कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, और फिर लंदन चले जाएंगे, ये वाकईतन फिर यही होगा उनके साथ, फिर उनका एक्टिव रोल देखिए नवाज शरीफ साहब इस बार इस हद तक तो खुश होंगे ना कि उन्होंने अगर अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया है, तो कम से कम एक पोर्टफोलियो लेने में कामयाब हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी शक्ल दिखाकर अपनी बेटी के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो बेटी जो है वो, उनका जो मिजाज है उनका भी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये बड़ी जालिम चीज होती है। ये ब्यूरोक्रेसी जिस अंदाज से चीजों को लेकर चलती है ना, उसका एक्सपीरियंस शहबाज शरीफ साहब को तो हो सकता है, मरियम को नहीं हो सकता। मरियम जिस किस्म का मिजाज रखती है उसके मुताबिक पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना ये इतना आसान काम नहीं होगा उनके लिए। अच्छा, अब जरा ये मुझे बताएं कि इमरान खान ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की है, उसमें उन्होंने एक तो ये कह दिया कि किसी भी पीएमएल वगैरह या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अगर होगा तो वो जेआईए जमात इस्लामी का कह रहे हैं कि केपीके में, और इधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनके साथ होगा। अब जमात इस्लामी अलग से वो कह रही है जी कि अभी हुआ नहीं है, तो आप ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और प्रोफेसर इब्राहिम साहब की स्टेटमेंट भी एक आ गई है। तो इस सूरत हाल में अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और ख़ास तौर पे आज जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट में देख रहा था कि उन्होंने इमरान खान को भी कहा है, पीटीआई से भी कहा है कि वो भी आएँ और रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो उसमें शामिल हो जाएँ और मिलके ये सारा कुछ करते हैं। और मिसाक मईशत की भी बात हो रही है शहबाज शरीफ की तरफ से। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान को ये तो पता है कि वो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। कुछ जो नंबर्स उनके पास है उसमें हुकूमत उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक आप दो बड़ी सियासी जमातों में से किसी एक का इंतखाब ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने तो डायरेक्टली कह दिया ना कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और एमक्यूएम के साथ कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वो इख्तिदार की दौड़ से तो उन्होंने मरकज में अपने आप को बाहर निकाल लिया, एक बात। और वो ये तय कर चुके हैं कि वो एक अपोजिशन के तौर पर ही परफॉर्म करेंगे, एक उसमें जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका एक टेक्निकल मसला आ रहा है रिजर्व सीटों का। वो 25 के करीब सीटें जो है 25 के करीब बनती हैं, वो उनकी सीटें बनती हैं। अब उनके लिए, उसके लिए उनको टेक्निकली एक जमात दरकार है, वो चाहे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, जमात इस्लामी हो, कोई और तहरीक हो, जो भी इसको नाम दे। वो उसका एक इंतजामी मसला है, वो कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है जिस इत्तेहाद को बुनियाद कर जो है ना कि शायद ये कोई बड़ा पॉलिटिकल अलायंस बनने जा रहा है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अलायंस है जो इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अब केपीके के अंदर 3 सूबाई मेंबरान थे जमात इस्लामी के, 2 दिन में, पिछले 2 दिन में उनको वोटों की गिनती में हरा दिया गया है। अब जमात इस्लामी का कोई भी रुकन जो है केपीके के अंदर बाकी नहीं रहा, तो इसलिए वो अलायंस कैसे चलेगा बगैर किसी मेंबरान के, वो एक सवालिया निशान रहेगा। और इसी तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, और फिर आपने देखा कि एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपेगेंडा भी जो है वो उनके खिलाफ शुरू कर दिया गया है, पीटीआई के खिलाफ, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है। तीसरा उन्होंने जो बड़ा काम किया वो ये कि अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर के तौर पे नॉमिनेट किया है। देखिए 2 तजर्बे उनको हो गए थे, एक उसका अपना परवेज खटक का और एक महमूद खान का। ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे, इसलिए अब वो अपना एक ऐसा बंदा लाना चाहते थे जो बहुत ही पर्सनल उनका दोस्त भी हो,
उनके करीब भी हो और जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स पे यकीन रखता हो। तो इसलिए वो उन्होंने वहां पर अली अमीन गंडापुर को जो है ना स्पेस दिया चीफ मिनिस्टर के तौर पर। इसका मतलब यह है कि वो आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करने के लिए तैयार, और वो ये समझते हैं कि जब लोग मेरे साथ है तो हम अपनी शराइत के ऊपर चीजों को लेकर आगे चलेंगे। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन एक जो चीज पंजाब में भी नजर आ रहा है, पंजाब में भी उनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो और ये बिलावल साहब ने भी इंडिकेशन दे दिया कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पे नहीं होंगे, अपोजिशन लीडर भी पीटीआई का होगा। तो ये एक नया जो चीज बन रही है, पीटीआई की तरफ से अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में कौन होगा, अंदाजा क्या? देखिए अभी तो कुछ लोगों की पिटीशंस वगैरह भी चल रही हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो प्रोमिनेंट लोग हैं पंजाब के अंदर खास तौर पे, उसमें मियां असलम इकबाल साहब का नाम लिया जा सकता है, वो भी अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। क्योंकि मियां महमूद रशीद जो है, जो साबका अपोजिशन लीडर थे, वो पिटीशन में चले गए हैं, उनकी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया गया है, वहां कुछ मसला हो सकता है। लेकिन इसमें भी पंजाब में भी अपोजिशन लीडर बनाते वक्त जो है वो खासतौर पर चौधरी परवेज लाई साहब को भी कंसीडर करेंगे कि देख उनकी राय भी उसमें शामिल होगी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है। मरकज में मुझे लग रहा है कि असद कैसर और अली मोहम्मद खान में से कोई एक बंदा जो है ना वो अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आ सकता है। ये दोनों लोग जो है केपीके से बिलोंग करते हैं और ज्यादा अपना इमरान खान के करीब भी हैं और बहुत ज्यादा लॉयल भी हैं पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि अली मोहम्मद खान और असद कैसर में से कोई एक बंदे का इंतखाब हो सकता है अपोजिशन लीडर के लिए। तो इस सूरत हाल में जब हम देखेंगे कि ये मामला जो है अगर इन्होंने चलाने हैं तो जाहिर है कि इनको फिर थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेगी ना पीटीआई को भी, और जो केसेस वगैरह हैं शायद वो विड्रॉ करने पड़ेंगे, शायद इमरान खान के ऊपर जो हाथ है वो थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा। तो डू यू सी समथिंग हैपनिंग? क्या इमरान खान के आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में वापसी के इम्कानात हैं जी जेल से? देखिए बात यह है कि इस इंतखाबात के नताइज ने इमरान खान को दोबारा रेलिवेंट कर दिया है। पब्लिक में तो वो पहले से रेलिवेंट थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो पहले से रेलिवेंट थे, अब वो पावर पॉलिटिक्स में भी और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है मुक्तदरा उसके अंदर भी रेलिवेंट हो गया है। यानी वो जो पूरा जोर लगाया गया था ना इमरान खान को बाहर निकालने का, एलिमिनेट करने का, पॉलिटिक्स से आउट करने का, -1 फार्मूला, वो नहीं चल सका। वो सबको पता चल गया कि वोट बैंक भी इमरान खान के पास है, पॉपुलैरिटी भी इमरान खान के पास है और पॉलिटिक्स भी इंटैक्ट उन्होंने अपने आप के अपने ऊपर रखा हुआ है। तो इमरान खान रेलिवेंट हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब 3-4 चीजें हैं जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हैं। वो ये है कि नंबर 1, आप केपीके में उनका पूरा मैंडेट तस्लीम करें और उनको उनकी मर्जी की हुकूमत बनाने का मौका दें, एक बात। और मरकज में उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर आने दें, जो उनका मैंडेट है उसको तस्लीम करें। और अब ये जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के जीते हैं उनमें जानबूझकर तोड़ फोड़ करने की कोशिश ना करें और उनके मैंडेट को तस्लीम करें। जैसे कल पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम उनका कोई भी रुकन नहीं लेंगे, वो पीटीआई के रुकन है, उनको हम आजाद रुकन नहीं समझते हैं। और यही मशवरा उन्होंने पीएमएलएन को भी दिया। तो उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए, उसमें मजीद तोड़ फोड़ ना की जाए। और तीसरा इसमें यह है कि जो लोग पटिशन में गए हैं उनको भी कानूनी तरीके से अपना मुकदमा लड़ने दें, वहां सियासत ना लेके जाए कि इसको स्पेस देनी है, इसको स्पेस नहीं देनी है। अगर कुछ लोगों के पास फॉर्म 45 है और वो उसकी बुनियाद पर दोबारा अपना मुकदमा जीत कर असेंबली में आ सकते हैं तो उनको आने दिया जाए। और चौथा ये कि जनाब अब ये जो कैदी हैं सारे के सारे जेलों में बंद है 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए एक नरम गोशा निकाला जाए और इनके लिए जिस तरह जिनकी अदालतों से जमानतें हो रही हैं उनकी जमानतों को एक्सेप्ट किया जाए, किसी नए मुकदमों में इनको मुलव्वस ना किया जाए। तो ये बात फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उसी पुरानी जिद के ऊपर खड़े होना है और ताकत के जोर पर वो एलिमिनेट करने का जो खेल है वो खेलना है, तो पहले का नतीजा भी आपने देख लिया है और दूसरे का नतीजा भी देखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये एहसास बड़ा है कि जनाब ये जो कुछ आपने किया है या जो कुछ हमने करने की कोशिश की है वो नहीं हुई। और सबसे ज्यादा मायूसी उनको नवाज शरीफ साहब से हुई है। ये जो नवाज शरीफ साहब ने उनको बड़े पहाड़ दिखाए थे ना कि जी मैं बड़ा ताकतवर हूं, अवाम मेरे साथ है, उनको पता चल गया है कि ये कितना बड़ा बैगेज है। और पीपल्स पार्टी भी जो है उसका भी बैगेज समझ आया है। देखिए ना, उसने सीटें जो निकाली हैं वो 36-4 कोई 43 के करीब सीटें जो है ना वो सिंध से निकली हैं, ठीक है ना जी। उससे ज्यादा तो वो सीटें नहीं निकाल सके। पंजाब से चंद सीटें निकली हैं, केपीके से 1-2 सीटें निकली हैं, बलूचिस्तान से उन्होंने सूबाई में ज्यादा सीटें ली हैं। तो उनको भी पता चला है कि पीपल्स पार्टी भी रिजेक्टेड वोट्स के साथ पॉलिटिक्स का जी।
हाँ, तो आप क्या वो कह रहे थे? जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो भी रिजेक्टेड वोट्स के साथ पीपल्स पार्टी को पंजाब से हाँ जी, मिली है, वो भी सारी ये रिजेक्टेड गिलानी वोट्स इसमें। है, रिजेक्टेड हाँ, वोट्स है ना। हाँ, ये चीजें हाँ, देखनी होंगी। और दूसरी बात ये ना, अब ये जो इलेक्शन का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि जिस तरह से आप इंटरनेशनल मीडिया में देख रहे हैं, यानी इंटरनेशनल मीडिया का परसेप्शन क्या है? उन्होंने कहा कि पीपल्स मैंडेट विद इमरान खान। उन्होंने कहा कि जी मैसिव सपोर्ट बाय इमरान खान। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन की रिग के बारे में फिर कल अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि जनाब आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से, इरेगुलरिटीज के हवाले से। तो ये बोझ भी चलेगा ना साथ साथ, ये खत्म नहीं हाँ, होने वाला। और इमरान खान ये साहब आपने कोई खामोश होकर नहीं बैठ जाएंगे। इमरान खान साहब जब बाहर ये निकलेंगे तो वो, हाँ, जी जी, वो ये ज्यादा आप बेहतर पोजीशन देखें, में जो होंगे। आपने आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की है ना, ये ज़रा एक हेडलाइन देखें। ये जी फॉर्च्यून जी मैगज़ीन है, जो कि दुनिया का बड़ा मशहूर ये मैगज़ीन है फॉर्च्यून, और ये इसकी हेडलाइन है जी, देखें, थिंग्स आर एब्सोल्यूटली बोंकर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। आप राइट नाउ। अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो बोंकर्स का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान की तज़हीक कर दी है कि पाकिस्तान में जो इस वक़्त है, वो बिल्कुल दिमागी तौर पर सब लोग फ़ारिग हो चुके हुए हैं और उनको पता ही कुछ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, पैनिक मोड में आ चुके हुए हैं। और इमरान खान की उन्होंने तस्वीर लगाई है। ये हालत हो गई है हमारे मुल्क की कि पूरी दुनिया में हमें क्या कहा जा रहा है कि वी हैव गॉन बोंकर्स। तो ये सूरत-हाल आप जो देखिए इंटरनेशनल मीडिया की पाकिस्तान बात में, कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर एक परसेप्शन बन गया है कि इमरान खान ने ये इलेक्शन जीत लिया है और अब हुँ, उसका इलेक्शन जो है वो रिग किया जा रहा है, उसके नताइज को तब्दील किया जा रहा है। ये एक जनरल परसेप्शन है जो 2024 के इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बना हुआ है। अब इसमें ये परसेप्शन की जो वॉर है, यही डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की वॉर है ना। और इसी वॉर के जी, अंदर ही अब लोगों को पता चलेगा कि ये जो हुकूमत बनने आ रही है, ये कितनी लिजिटिमेट है। लोगों को अंदाजा है कि ये कितनी लिजिटिमेट हुकूमत है और कैसे बनी है और कैसे बनाई गई है और कैसे इसके अंदर हवा भरी गई है। यानी वो जो हामिद मीर साहब ने कहा है ना कि अगर आप फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर चलेंगे तो 15-20 के हाँ, करीब ये सीटें रह जाएंगी। या वो हामिद मीर का वो जुमला जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ है कि जनाब 8 तारीख को जो वोट है वो तो पीटीआई को पड़े थे और 9 तारीख को जो वोट पड़े हैं वो पीएमएलएन को पड़े हैं। तो यहां से अंदाजा हाँ, लगा लीजिए कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या है। और ये मैं आपको हाँ, बताऊं, ये मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यही बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस का मुंबा भी थे। और आपने देखा हाँ, कि कितना बड़ा लॉलीपॉप दिया था इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और नतीजा क्या निकला, 0/0। और इसकी और इसका मतलब क्या है? कितने करोड़ों खर्च किए थे उन्होंने। जी, और इसका मतलब ये है कि अब ये सारी सियासी जमातें कह रही हैं, एमल वली खान भी कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई भी कह रहे हैं, अख्तर मैंगल भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है कि जनाब फर्स्ट जो है ना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। सिर्फ रिजाइन काफी नहीं है, सबसे बड़ी हाँ, इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इलेक्शन के नताइज का जो बहुत डेडलॉक है। है उसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे हाँ, मसला इंतजामी था या सियासी मसलहत थी कि किसी की अकलियत को अक्सरियत में बदलना था और किसी की अक्सरियत को अकलियत में बदलना था। ये खेल था जो पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में खेला गया है और इसको पाकिस्तान में। और ये 2018 के इलेक्शन से वर्स्ट सिनेरियो है जो इस वक्त हमें देखने को मिला है। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम सूरत-हाल देख रहे हैं, इसकी जो ज़िम्मेदारी है 2 लोगों पर आती है। एक तो ये जिसका आपने ज़िक्र किया, इसको तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का जो सबसे जो वर्स्ट क्राइम है, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने करोड़ों लोगों के मैंडेट को तबाह किया। और इसी तरह की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आती है, जो ये कह रहे थे और उनके सामने लोग पीट रहे थे, बैरिस्टर गौर जैसे लोग, कि जनाब अगर आपने बल्ले का निशान छीना तो लोगों की मंडी लग जाएगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। वो एग्ज़ैक्टली वही हुआ और अभी भी वो चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने देखिए ना पार्टी के बात इंतखाबात ये के है, ऊपर उन्हें बड़ी तकलीफ थी, लेकिन जो जी जी, पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उनके ऊपर वो चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं मैं कह रहा हूं ना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उनकी दिलचस्पी देखने वाली थी कि रनिंग हाँ, कमेंट्री बॉल टू बॉल और वो नुक्ते भी निकाल रहे थे जिसकी जरूरत नहीं थी। और इतनी हाँ, सीरियसनेस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जितनी उन्होंने दिखाई है, लेकिन अब ये जो जनरल इलेक्शन के अंदर डकैती हुई है, इस पर वो मुकम्मल खामोश है। इस पर वो कुछ नहीं बोल रहे कि भाई ये क्या हुआ है इलेक्शन के नाम के ऊपर। तो इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनाब ये जो हमारा क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और मैं इसमें निगरान हुकूमत को भी ऐड करता हूं, अगरचे वो हाँ, पपेट बिल्कुल, हुकूमत है, बिल्कुल। लेकिन उनको भी हाँ, उतना ही अकाउंटेबल होना चाहिए। ये पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन निगरान हुकूमतें थी जिनका पॉलिटिकल एजेंडा पहले से वाजे था
जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इमरान खान को टारगेट करते थे और पीटीआई के खिलाफ बात करते थे। यही चीफ जस्टिस की भी सारे रिमार्क्स उठा के देखें, यही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखें और यही आप निगरानों को देखें। तो ये एक नेक्सस बन चुका था कि जनाब किसी भी सूरत में हमने इमरान खान को नहीं जीतने देना। और फिर आपने देखा कि जब वोटरों ने इनको जीत की तरफ माइल किया, वोटरों ने इनको वोट डाले, तो किस तरह से आपने वोटरों को भी आगे निकाला। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप अवामी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, लोगों की राय का एहतराम करने की बजाय उसको कुचलते हैं और लोग जो है वो वोट किसी और को दे, नतीजा आप किसी और को हक में निकालें, तो फिर आप मुझे बताइए ना कि वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। वो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब है, उन्होंने कराची का मुकदमा बिल्कुल ठीक लड़ा है। उन्होंने कहा है अपनी जज्बाती तकरीर में कि जनाब हम नौजवानों को लेके आते हैं, आओ वोट की तरफ, आओ सियासत की तरफ, आओ जमहूरियत की तरफ। लेकिन अगर आपने इस तरह से नताइज तब्दील करने हैं तो आप खुद उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएं, इंतहा पसंदी की तरफ जाएं, वो बंदूक उठा लें, क्योंकि आप वोट की बुनियाद पर तब्दीली को पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी डकैती कराची के अंदर हुई है ना, ये याद रखिएगा कि मैंने जितने लोगों से बात की है ना कसाना साहब कराची के अंदर, सबका मौकफ ये था कि 2 या 3 से ज्यादा सीटें इनकी नहीं बनती थी और इनके वोटों की ये मैंडेट बेसिकली पीटीआई का और जमात इस्लामी का था, जिस तरह से उसको कुचला गया है और जिस तरह से आपने नताइज को तब्दील किया है। 11:30 बजे मुस्तफा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हम 18 सीटों पे जीत गए हैं। ठीक है ना, ये जो सारा डकैती हुई है इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। और जब आप ये कहते हैं ना, जरदारी साहब कहते हैं जी रिकंसिलेशन की तरफ आ जाएं, और भाई पहले रिकंसिलेशन का माहौल तो बनाओ, पहले इलेक्शन के मैंडेट के अंदर जिस तरह से डकैती हुई है उसको तो पहले तस्लीम करो ना। अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, कल मुझे एक साहब कह रहे थे कि जनाब देखिए 5% नताइज आए थे तो मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पंजाब की, जिसमें नताइज जो है वो लाख प्लस हो चुके थे और कोई 40-50 हजार की बर्तरी थी पीटीआई के कैंडिडेट्स को। वो कैसे तब्दील हुई है, ये रेहाना डार की तब्दीली कैसे हुई है मुझे बताइए, सलमान अकरम राजा की तब्दीली कैसे हुई है, बैरिस्टर तैमूर मलिक, वो मेहरबानो, अच्छा फिर पंजाब असेंबली में महमूद रशीद जो है वो 12:45 बजे तक 27,000 की लीड से जीते हुए थे। सुबह दोपहर तक वो पहुंचते पहुंचते पहले 27,000 को नीचे डाला, फिर ऊपर उनके ऊपर 22,000 वोट और डाल दिए। यानी आप बताइए कि आपने बना दिया है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस और इस इलेक्शन के अमल को, कि जहां लोगों की ख्वाहिशात कुछ और थी, लोग किसी और को वोट दे रहे थे, किसी और का इंतखाब कर रहे थे, आप पसे पर्दा बैठ के एक और खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। और आप देखिए यहां लोगों को दाद दें, लोगों ने ये कहा कि जनाब हम बंदूक उठाने की बजाय, एहतजाज करने की बजाय अपने वोट के जरिए अपना तब्दीली लाना चाहते हैं। तो जब आप उस रास्ते को भी बंद करेंगे तो कसाना साहब फिर इस जमहूरियत का, इस सियासत का और इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मेरा ख्याल है कि इसी पे हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जहाँ-जहाँ पे भी हो सकता है बात एक हमें ज़रूर करनी चाहिए कि ये जो मैंडेट चुराया गया है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना जो है ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर ना पहुँचाया गया तो फिर हमेशा ये होता रहेगा, अगली दफ़ा भी होगा, उसके बाद भी होगा और हमेशा इस तरह के लोग जो हैं वो मैंडेट चोरी करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो पोजीशन है इसके ऊपर भी वाज़ेह होनी चाहिए। और चीज़ वज़ाहत कर दूं, इसमें फैफन की रिपोर्ट आ गई है। फैफन ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि ये इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर बराह रास्त जिम्मेदार हैं, और उन्होंने कहा कि काउंटिंग करते वक्त पोलिंग एजेंट को और कैंडिडेटों को बाहर निकालकर ये पोलिंग काउंटिंग की गई है। तो उन्होंने तो पूरे के पूरे इस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिए। सही बात है। चलें इस पे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।